बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 4 के पाठ 15 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है पुस्तक की कहानी। तो बच्चों, आज हम किसकी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पुस्तक की कहानी, कि पुस्तक का जन्म कब हुआ, कैसे एक पुस्तक की रचना हुई, कैसे एक पुस्तक को पुस्तक नाम दिया गया, हमारी जो नानियाँ दादी थी वो कहाँ से कहानी सुनाती थी, पुस्तकों से पढ़कर सुनाती थी या फिर अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताती थी। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब बातों का अध्ययन इस पाठ में करेंगे और आपको इस पाठ में आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पाठ में प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी हमें विस्तार से जानने को मिलेगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करें। एक दिन की बात है, दादी कहानी सुनाने लगी। सौम्या ने कहा, दादी आप इतनी कहानियां कैसे जानती हैं? सीखी हैं मैंने, दादी ने कहा। दादी ने क्या कहा? कि मैंने सीखी हैं। पर कैसे दादी माँ? पूर्वा ने पूछा। पूर्वा ने क्या सवाल किया दादी माँ से? क्या पर आपने कैसे सीखी दादी माँ? तो दादी माँ देखो क्या बोलती हैं, कुछ तो मेरी दादी माँ ने सुनाई जब मैं तुम लोगों के बराबर थी। दादी माँ कहती हैं कि जब मैं तुम लोगों की जितनी थी तब मेरी दादी ने भी मुझे सुनाई थी, और कुछ मेरी माँ ने सुनाई, कुछ मैंने पढ़कर सीखी हैं। क्या आपकी दादी माँ ने भी पढ़कर सीखी? सौम्या ने पूछा। सौम्या ने पूछा कि चलो दादी, अब मुझे ये बताओ कि क्या आपकी दादी माँ ने भी ये कहानियां पढ़कर सीखी थी? कैसे कैसे दादी माँ? मतलब बच्चे बड़े उत्सुक हो गए। और ये कैसे कैसे दादी माँ, ये किसने बोला? पूर्वा ने। फिर पूर्वा बोल पड़ी, अच्छा अब तुम अपनी क्या कैसे बंद करो, तो मैं तुम्हें आज पढ़ने लिखने की ही कहानी सुनाऊंगी। दादी माँ बोली। पूर्वा फिर कुछ बोलने वाली थी, पर सौम्या ने इशारे से उसे चुप करा दिया। दोनों चुपचाप दादी की ओर देखने लगी। दादी ने बताया, बहुत पहले पुस्तकें नहीं होती थी, पर कहानियां तो तब भी होती थी। कहानी हो या कविता, लोग एक दूसरे को सुनाते थे। सुनने वाला उसे याद रखता था और दूसरों को सुनाता था। हजारों वर्षों तक सीखने और सिखाने का यही तरीका था। पुस्तकें नहीं होती थीं तो बच्चे स्कूल कैसे जाते थे? पूर्वा ने फिर एक कैसे का सवाल पूछ लिया। तब स्कूल रोज नहीं जाना पड़ता था, दादी ने कहा। तो दोनों बहुत खुश हो गईं। आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? हमें तो रोज जाना पड़ता है, सौम्या ने उदास होकर कहा। उस जमाने में 5-6 वर्ष के बच्चे गुरुओं के आश्रम में भेज दिए जाते थे। देखो बच्चों, पहले जो आश्रम होते थे ना, उन आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। वहीं पर बच्चे और अध्यापक दोनों रहते थे। वे वहीं रहकर शिक्षा पाते थे। गुरुजी ही उनकी देखभाल करते थे और उन्हें पढ़ाते लिखाते थे। कैसे? आप तो कह रही थी कि पुस्तकें होती ही नहीं थी, वे कैसे पढ़ते लिखते थे? पूर्वा फिर बोल उठी। कुछ पुस्तकें बनने लगी थीं। कैसे दादी?
कैसी होती थी वे पुस्तकें? सौम्या ने पूछ ही लिया। वे पुस्तकें कागज पर नहीं छपती थी, क्योंकि तब कोई कागज बनाना जानता ही नहीं था। पुराने लेख ईंटों पर, पत्थरों पर या धातु के टुकड़ों पर खोद कर लिखे जाते थे। कलम की जगह कील, छेनी या हथौड़ा काम आता था। तो बच्चों, आपको पता लगाना पहले कैसे लिखा जाता था। वाह, क्या बात है, सौम्या बोली। धीरे धीरे ऐसी पुस्तकें बनने लगी जो संभाल कर रखी जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। इसके लिए पेड़ों की छाल पर और पत्तों पर लिखा जाने लगा। कैसे कैसे दादी? पूर्वा फिर बोल पड़ी। हिमालय में भोजपत्र नाम का एक पेड़ होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कौन सा पेड़ का नाम बताया गया है यहाँ? भोजपत्र। ये बहुत काम का पेड़ होता है। उसकी छाल पर लिखा जाता था। कौन से पेड़ की छाल पर लिखा जाता था? भोजपत्र पेड़ की। दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों को छाया में सुखाकर और उन पर तेल चुपड़ कर नरम बनाया जाता था। फिर उन पर सुई से या नुकीली कलम से लिखते थे और पुस्तक तैयार हो जाती थी। यानी पहले पुस्तकें भोजपत्र की छाल पर या फिर ताड़ के पत्तों को चिकना करके उन्हें मुलायम बनाकर उस पर लिख कर के तैयार की जाती थी। दादी, क्या हम ऐसी कोई पुस्तक खरीद सकते हैं? सौम्या ने पूछा। तो दादी ने उत्तर दिया, नहीं, ये पुस्तकें बड़ी दुर्लभ होती हैं। दुर्लभ का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त होने वाली, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, उन्हें हम दुर्लभ कहते हैं। हाँ, तुम उन्हें देख सकती हो। कैसे कैसे दादी? पूर्वा ने पूछा। संग्रहालयों में ऐसी पुस्तकें संभाल कर रखी जाती हैं। संग्रहालय जानते हो ना बच्चों किसको बोलते हैं? जो म्यूजियम्स होते हैं उनको संग्रहालय बोला जाता है। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, और आलय का मतलब घर या स्थान, ऐसा स्थान जहाँ बरसों पुरानी चीज़ों को बहुत ही संभाल कर और इकट्ठा करके रखा जाता है। ऐसे स्थान को हम संग्रहालय या अंग्रेजी में म्यूजियम बोलते हैं। तो ऐसे संग्रहालयों में ऐसी पुस्तकें संभाल कर रखी जाती हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में या तंजावुर के सरस्वती महल संग्रहालय में ऐसी पुस्तकें देख सकते हैं। मैं तो पिताजी से कहूँगी कि कल ही किसी संग्रहालय चलें, सौम्या ने कहा। कैसे कैसे? पूर्वा ने पूछा। पर दादी और सौम्या दोनों हंसने लगी, तो पूर्वा ने मुंह फुला लिया। तो बच्चों, ये हमारी छोटी सी कहानी थी जिसका शीर्षक था पुस्तक की कहानी। आपको पता लगा कि पहले पुस्तकें कैसे बनती थी। आजकल तो पुस्तकें बनाना बहुत आसान हो गया है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत ही सुंदर पुस्तकें आजकल तैयार की जाती हैं। लेकिन पहले के प्राचीन समय में पुस्तकें भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिख करके बनाई जाती थी। ठीक है ना बच्चों? तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला? इस पाठ से हमें सीख मिली कि दादा दादी की कहानी से अनुभव और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। तो पहला शब्द है आश्रम।
और आश्रम का क्या मीनिंग होगा? आश्रम का मतलब होता है गुरुओं का निवास स्थल, जहाँ पढ़ाई भी होती थी। अगला शब्द है भोजपत्र। भोजपत्र यानी हिमालय में बहुत ऊंचाई पर होने वाले वृक्षों के पत्ते, जिन्हें हम भोजपत्र कहते हैं। क्रम से, इसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, है ना। उसके बाद होता है संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, जहाँ विशेष और महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह हो। अगला शब्द है जमाना। इसका मतलब होता है समय या युग। मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का मतलब होगा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाना। दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है जो कठिनाई से मिले। आइए बच्चों, अब अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए। इस श्रेणी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सौम्या और पूर्वा को कहानियाँ कौन सुना रही थी? उत्तर आप सब जानते हैं। क्या उत्तर होगा? सौम्या और पूर्वा को कहानियाँ दादी माँ सुना रही थी। अगला प्रश्न है, दादी की कौन सी बात सुनकर सौम्या और पूर्वा खुश हो गई? इसका उत्तर होगा रोज स्कूल ना जाने की बात सुनकर दोनों खुश हो गईं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर किस नाम का पेड़ होता था? इसका उत्तर होगा हिमालय पर भोजपत्र के नाम का पेड़ होता था। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में पुरानी पुस्तकें देख सकते थे? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय संग्रहालय या सरस्वती महल संग्रहालय में पुरानी पुस्तकें देख सकते थे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? और इसका वाक्य है, क्या आपकी दादी माँ ने भी पढ़कर सीखी? ये किसने कहा था? सौम्या ने। अगला वाक्य है, तब स्कूल रोज नहीं जाना पड़ता था। ये किसने कहा? दादी ने। अगला वाक्य है, आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? हमें तो रोज जाना पड़ता है। ऐसा किसने कहा था? बताइए बताइए। सौम्या ने। अगला वाक्य है, क्या हम ऐसी कोई पुस्तक खरीद सकते हैं? ये लाइन किसने बोली थी? ये भी सौम्या ने। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, पहला वाक्य है इसमें, सौम्या ने डैश से उसे चुप करा दिया। सौम्या ने डैश से उसे चुप करा दिया। बताइए क्या आएगा? बॉक्स में से देख करके बताइए। यस, इशारे से। अगला वाक्य है, हजारों वर्षों तक डैश और डैश का यही तरीका था। यहाँ क्या आएगा? हजारों वर्षों तक सीखने और सिखाने का यही तरीका था। कलम की जगह डैश, छेनी या हथौड़ा काम आता था। कलम की जगह बताइए, छेनी और हथौड़े के साथ और क्या चीज़ थी जो काम आती थी, जिससे लिखने का काम होता था? वो थी कील। कलम की जगह कील, छेनी या हथौड़ा काम आता था।
अगला वाक्य, हिमालय में डैश नाम का एक पेड़ होता था। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत बार सुन चुके हैं। हिमालय में कौन सा पेड़ होता था जिस पर लिखा जाता था? भोजपत्र। याद रखिएगा इसे। हिमालय में भोजपत्र नाम का एक पेड़ होता है। अगला वाक्य, डैश में ऐसी पुस्तकें संभाल कर रखी जाती हैं। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा संग्रहालयों में ऐसी पुस्तकें संभाल कर रखी जाती हैं। तो बच्चों, मज़ा आया ना आपको पाठ पढ़कर और पाठ के अभ्यास कार्य को करके? अब पाठ के अभ्यास कार्य में और भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।